जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन या तो रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ा था और घर्षण के बारे में पढ़ा था दोस्तों, और क्वेश्चन भी किए थे। आज हम दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में पढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे, जो कि यूथ का क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट है, और न्यूमेरिकल भी हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे या हेल्पफुल हो या लाभदायक हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू कर रहा हूँ बेटा, यहाँ से करना। तो दोस्तों, क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। क्वेश्चन को, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। दोस्तों, एक चीज, वजन से हम क्या समझते हैं दोस्तों? वजन या वेट या भार जो होता है दोस्तों, वजन या भार या वेट, वेट हमारा क्या होता है? वेट, वेट हमारा जो होता है दोस्तों, जो होता है mg होता है। मतलब द्रव्यमान के साथ अगर हम g को गुना कर देते हैं तो हमारा वजन क्या होता है दोस्तों? भार हमारा क्या होता है? mg होता है, जिसको हम वेट कहते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा मास होता है, मास हमारा हर जगह क्या होता है? सेम होता है। हमारा मास, जैसे कि अगर 5 kg कोई वस्तु का द्रव्यमान है, तो अगर ये चंद्रमा पर भी जाएंगे तो ये 5 kg होगा, बुध ग्रह पर भी जाएंगे तो ये 5 kg होगा। लेकिन जो द्रव्यमान या भार जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण डिपेंड करता है। तो वो हर एक ग्रह का गुरुत्वाकर्षण अलग अलग होता है, जिसके कारण द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन भार में या वजन में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि अगर पृथ्वी से हम चंद्रमा पर जाते हैं दोस्तों, तो हमारा अगर पृथ्वी में अगर 60 kg का 60 न्यूटन का भार लग रहा है, तो चंद्रमा पर जाके 60/6 न्यूटन का भार लगेगा, यानी कि 10 न्यूटन का भार लगेगा चंद्रमा पे। उसी प्रकार अगर बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह पर जो होता है, पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है पृथ्वी के, वो 38% होता है। चंद्रमा पर क्या होता है? 38%। नहीं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, बुध ग्रह पर जो होता है पृथ्वी की तुलना में वो 38% होता है। तो जैसे कि 38 kg, ये किलो, इसका क्या दिया गया? वजन दिया गया है। क्या दिया गया दोस्तों? वजन। वजन दिया गया मतलब भार दिया गया है। तो इस भार का हम 38% निकालेंगे तो कितना होगा? क्योंकि पृथ्वी में अगर कोई वस्तु होगा 5 kg, तो वहां पे बुध पर क्या होगा? 5 kg का 38% होगा। तो यहाँ पे वजन कितना दिया गया है? 38 kg दिया गया है, मतलब 38 किलो। तो 38 किलो का 38% हम निकालेंगे तो कितना होगा? तो 38 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 38 × 38, 38 का स्क्वायर कितना होता है? देखिए दोस्तों, तो इसका गुना अगर हम करेंगे तो कितना होगा? इसका स्क्वायर करने पर 1444 इसका स्क्वायर होता है दोस्तों। इसका स्क्वायर कितना होता है? 1444। तो 1444 को हम 100 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 1444 को 100 से भाग देंगे, क्योंकि 100 तो कितने अंक के बाद दशमलव होगा? 2 अंक के बाद, मतलब 14.4 kg के आसपास आएगा, किलो आएगा दोस्तों। लेकिन 14.4 किलोग्राम नहीं दिया गया है, तो इसके आसपास हमारा क्या दिया गया है? 14.3 किलोग्राम। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर का हो जाएगा। बढ़िया से एडिट करना। दिए गए दो कथनों ए और बी में से कौन सा या से सत्य है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक है। दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग से सीधे अनुपातिक है। देखिए दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का मेन टॉपिक की बात करें अगर दोस्तों, तो इसमें क्या होता है? तो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण में देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे कि दो को द्रव्यमान है, कोई एक एक क्या है, एक द्रव्यमान m1 का एक वस्तु है, ये पदार्थ है या पिंड है, और दूसरा क्या है? m2 है। तो इन दोनों का द्रव्यमान क्या है दोस्तों? अलग अलग है। और इनके बीच की दूरी अगर बात करें तो इसकी बीच की दूरी को हम क्या मान लेते हैं? r मान लेते हैं। r या d कुछ भी मान सकते हैं, दूरी s r d s कुछ भी मान सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा
गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जो फोर्स हमारा, ये क्या करेगा, जैसे कि देखिए दोस्तों, सूर्य की चारों ओर जितने भी ग्रह है परिक्रमा करता है, चाहे वो पृथ्वी हो या मंगल ग्रह हो या बुध ग्रह हो, सब सूर्य की क्या करता है, परिक्रमा करता है। तो वो परिक्रमा क्यों करता है दोस्तों, क्योंकि उसमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसके कारण क्या करता है, एक दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं। तो आकर्षित करने के कारण ही वो चारों तरफ घूमते हैं। तो यहाँ पे जो लगेगा वो फोर्स हमारा क्या लगेगा, ये इधर इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, जिसके कारण ही क्या होगा, ये एक दूसरे की ओर परिक्रमा करेगा। तो जो एफ हो जाए, एफ जो होता है दोस्तों, फोर्स मुझे लगेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 इंटू m2 के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि गुणन की। अगर दोनों पिंडों के द्रव्यमान को गुना कर देते हैं तो वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दोस्तों, और एफ जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये जो डिस्टेंस है वो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के आर स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या व्युत्क्रमानुपातिक होता है। क्या होता है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपातिक। द्रव्यमान के गुना का क्या समानुपातिक होता है बल का, और इसमें बल का व्युत्क्रमानुपातिक होता है डिस्टेंस के स्क्वायर का। तो अगर हम इन दोनों को एक साथ लिखें तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये लिख सकते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बट्टा आर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम क्या लगा सकते हैं, ई प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या देंगे, इसके बदले में एक आता है दोस्तों जी, कैपिटल जी। और इस कैपिटल जी को ग्रेविटेशनल, मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है दोस्तों। इस कैपिटल जी को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है, या सार्वभौमिक नियतांक बोला जाता है इसको। तो देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगर अच्छा दोस्तों, अगर इसकी यूनिट हम निकालें तो इस फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। तो हमारा ये इस जी का न्यूटन निकाला जाता है, यूनिवर्सल गुरुत्वाकर्षण जो होता है कांस्टेंट, उसका यूनिट अगर हम निकालें तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर यूनिट हम निकालें तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, ये फोर्स को इधर, फोर्स को यहीं रहने देते हैं, जी को सिर्फ इधर रखेंगे, बाकी सबको उस तरफ ले जाएंगे, आर स्क्वायर। और ये m1 इंटू m2 बराबर क्या बचेगा, सिर्फ ये जी, और जी का निकालना, तो एफ फोर्स हमारा क्या होता है, न्यूटन होता है। और ये आर क्या हमारा डिस्टेंस है, लेंथ है, तो लेंथ का हम क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। और m1 का क्या होता है, मास हमारा द्रव्यमान का केजी होगा, तो दो ठो केजी मतलब केजी स्क्वायर। तो इसका यूनिट हमारा, अगर गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट हमारा इतना निकल जाएगा, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और दोस्तों, जी का मान एक कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, जी का मान एक फिक्स वैल्यू होता है, तो वो कितना होता है, अगर जी का कांस्टेंट वैल्यू की बात करें दोस्तों तो कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और इसका यूनिट क्या होता है हमारा, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यूनिट हो जाता है, कांस्टेंट वैल्यू जो है ये दोस्तों। और ये दोस्तों, ये जी का जो मान है, ये हर जगह क्या होगा, नाम क्या है दोस्तों, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल मतलब होता है ब्रह्मांड, मतलब ब्रह्मांड में कहीं भी हम जाएंगे तो ये वैल्यू जो हमारा क्या है, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कहीं चेंज होने वाला नहीं है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोला गया, दो वस्तुओं के द्रव्यमान का गुणन का सीधा अनुपातिक है। देखिए, ये पहला इक्वेशन है, पहला जो ए नंबर का है, ये बात बोला गया है। तो दोनों गुना का जो है उस अनुपातिक है, मतलब पहला ऑप्शन क्या बोला गया है, सही है। दूसरा क्या बोला गया है फिर, दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग से सीधे अनुपातिक है। क्या दोस्तों, ये सीधे है, ये नीचे है, मतलब व्युत्क्रमानुपातिक है। अगर ऊपर रहता, ये आर स्क्वायर ऊपर रहता तो ये अनुपातिक होता, लेकिन ये नीचे दिया गया है, तो नीचे दिया गया मतलब ये व्युत्क्रमानुपातिक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अनुपातिक। अगर यहाँ पे व्युत्क्रमानुपातिक लिखा होता तो ये सही होता, तो इसका ऑप्शन सिर्फ क्या हो जाएगा, ए नंबर का सही। तो सिर्फ ए नंबर का सही किस में है, केवल बी सत्य है, गलत। ए और बी दोनों सत्य है, गलत। केवल ए सत्य है जबकि बी असत्य है, तो सी नंबर हमारा क्या होगा दोस्तों, सही उत्तर होगा इसका। सारो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का ऐसा ही मात्रक क्या है, अभी हमने क्या देखा दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा, ये निकाले थे, फिर से निकाल देते हैं दोस्तों अगर किसी को दिक्कत है तो। देखिए, फोर्स बराबर हमारा क्या होता है, फोर्स बराबर हम सीधा क्या जानते हैं, जी m1
जी m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर। तो ये आर को उधर ले आएंगे दोस्तों, मतलब एफ आर स्क्वायर बट्टा m1 m2 बराबर जी। अब देखिए दोस्तों, जी को यहाँ रखेंगे तो एफ का हमारा क्या होता है, फोर्स मतलब न्यूटन, और ये आर क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या, मीटर स्क्वायर। और ये m1 क्या है हमारा, केजी। और इसका m1 का फिर क्या है, केजी। तो क्या हो जाएगा इसका यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। पर ये बट्टा में है, इसको ऊपर अगर ले जाएंगे, अगर इसको ये पर बट्टा में है ऊपर ले जाएंगे दोस्तों, तो ये kg-2 हो जाएगा। तो इसमें उत्तर कौन सा है, बी नंबर। तो 665 का जो ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी जो होगा वो सही होगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्लैनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक सही है। देखिए दोस्तों, केपलर हमारा साइंटिस्ट था। केपलर क्या था दोस्तों, देखिए केपलर क्या, तो केपलर ने हमें सबसे पहले केपलर ने हमें बताया था, केपलर ने क्या बताया था कि जो सूर्य के चारों ओर, ये क्या है, सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह है जो परिक्रमा करता है, वो किसने बताया था, वो केपलर ने ही बताया था। सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह है वो किसने बताया था, केपलर ने बताया था हमें। तो पहला नियम है ये, उन्होंने ये बोला था। और दूसरा क्या बोला था दोस्तों, कि जितने भी ग्रह है वो ये इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, मतलब ये एक राउंड पूरा का पूरा गोल में नहीं घूमते हैं, ये इलिप्टिकल या परवलयकार के रूप में, दीर्घवृत्ताकार के रूप में घूमते हैं। ये दूसरी बात बताया था उसने, उसी ने पहले बताया था दोस्तों। तो पढ़ के देखते हैं ऑप्शन क्या बोला गया है। एक ग्रह का ग्रहपथ दो केंद्र बिंदुओं में से एक पर सूर्य के साथ एक अंडाकार होता है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाले एक रेखाखंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रफल बनाती है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। एक यह भी कक्षीय अवधि का वर्ग अपने ग्रह पथ की अर्ध प्रमुख धुरी के घन के अनुपातिक होता है, बिल्कुल गलत दोस्तों। तो एक ऑप्शन हमारा अंतिम क्या बच गया, डी नंबर का। और बाइटल अवधि ग्रह के द्रव्यमानों पर निर्भर करती है, और अवधि क्या था दोस्तों, निर्भर करती है हमारा ये। और बाइटल अवधि क्या है दोस्तों, और बाइटल अवधि मतलब कक्षीय, जिसको हम क्या बोलते हैं, कक्षीय वेग, कक्षीय कक्षीय समय। जैसे देखिए दोस्तों, अगर पृथ्वी की बात करें हम, पृथ्वी से कोई वस्तु को अगर हम किसी, जैसे कि सैटेलाइट एक भेजते हैं हम, ये हमारा क्या है, अर्थ है, ये हमारा क्या है, अर्थ है, पृथ्वी है। यहाँ से ऊपर अगर हम एक सैटेलाइट भेजते हैं, तो इस सैटेलाइट को भेजने के लिए हम इस कक्षा में हमको घुमाने के लिए कितना वेलोसिटी से भेजना पड़ेगा, जो हमारा क्या होगा, इस कक्षा पे स्थापित हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिटल वेलोसिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, ऑर्बिटल वेलोसिटी। कि हम उसको इतना किस वेलोसिटी से भेजें कि वो अपने अक्ष पर घूमने लगे, अपने अक्ष पर घूमने लगे। इसी को क्रिटिकल वेलोसिटी भी बोला जाता है दोस्तों, क्रिटिकल वेलोसिटी बोला जाता है। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है दोस्तों, या ऑर्बिटल वेलोसिटी का रूट अंडर 2g r होता है। जी हमारा ये अर्थ का रेडियस हो जाएगा, और जी नहीं, आर हमारा अर्थ का रेडियस दोस्तों, और जी हमारा ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है दोस्तों। तो इसका उत्तर हमारा डी नंबर का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की। हमने भी पिछला क्वेश्चन में क्या देखा दोस्तों, ग्रहों की गति का नियम का खोज करने वाला कौन था, केपलर था। ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, जॉन्स केपलर ने किया दोस्तों। किसने किया, जॉन्स केपलर ने किया है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम दोस्तों हमारा किसके द्वारा किया गया था, न्यूटन के द्वारा किया गया है, न्यूटन के द्वारा किया गया है। गुरुत्वाकर्षण का प्रतिपादित क्यों, कब किया था दोस्तों, ये सभी को जानते होंगे कि न्यूटन जो थे, आइजैक न्यूटन, वो पेड़ के पास बैठे हुए थे, जो सेब गिरा था तो उन्होंने सोचा कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। तो वहीं से गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था किसने, न्यूटन ने किया था, ये सभी जानते हैं हम लोग।
ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है। हमने सबसे पहले शुरू में क्या देखा दोस्तों? हमने पहले शुरू में क्या देख चुके हैं कि दो वस्तु जब जो होता है, दो वस्तु होता है, क्या होता है दोस्तों? दो वस्तु के बीच में जो लगता है, जैसे एक वस्तु m1 था और दूसरा वस्तु क्या था, m2 था, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो r था, या कैपिटल आर स्मॉल आर या डी कुछ भी मान सकते हैं। तो जो होता था फोर्स जो लगता था वो m1 और m2 गुना के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और जो रेडियस था उसकी व्युत्क्रमानुपाती, ये डिस्टेंस था वो डिस्टेंस के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती था हमारा। देखिए दोस्तों उसमें क्या बोला गया है, तो जो हमारा ऑप्शन होगा वही, इन दोनों में से जो होगा वही सही होगा। उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बिल्कुल सही दोस्तों। ये देखिए गुणन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी कि अनुपातिक है, और ये आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपातिक है, तो पहला सही है। उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के दोनों, देखिए दोस्तों ए और ऑप्शन दोनों तो सेम लिख दिया दोस्तों, तो इसमें से हमारा दोनों ऑप्शन, दोनों में से एक उत्तर होगा, दोनों सही है, क्योंकि दोनों कथन जो बोला गया है वो दोनों सेम का सेम उतार दिया, तो उत्तर हमारा ए या तो बी दोनों होगा। विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है। जैसे देखिए दोस्तों ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी के एक निश्चित तक हमारा क्या है, वायुमंडल है। ये क्या है, वायुमंडल है, और इस वायुमंडल के बीच में हम कहीं भी जाएंगे तो हमको पृथ्वी क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो क्या करता है, मतलब पृथ्वी हमको क्या कर रहा है, बांध के रख रहा है, मतलब ऊपर फेंकेंगे तो वस्तु हमारा नीचे गिरता है, मतलब कि वह बल जो धरती से बांधे रखता है। तो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण जो बल है हमारा, वो क्या करता है, पृथ्वी बांधे रखता है हमको, क्योंकि इसी वजह से हम बार बार वापस आ जाते हैं। अगर हम जंप करते हैं फिर उछलते हैं फिर भी नीचे आ जाते हैं, तो ये क्या करता है, इसका मतलब ये हमारा सही ऑप्शन बताया गया है। ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, गलत दोस्तों। सूर्य तो गति नहीं करता है दोस्तों, सूर्य की गति करने वाले सारे ग्रह हैं। सूर्य गति नहीं करता है, बल्कि सूर्य किसी ग्रह का गति नहीं करता है, बल्कि जितने भी ग्रह है वो सूर्य की गति करते हैं। इसलिए बी नंबर का ऑप्शन गलत दिया गया है, तो इसका उत्तर बी हो जाना चाहिए दोस्तों। चलिए आगे ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। पृथ्वी की चारों ओर चंद्रमा की गति, बिल्कुल सही दोस्तों। चंद्रमा जो है हमारा क्या करता है, पृथ्वी की चारों ओर गति करता है, तो ये भी सही बोला गया है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा आता है, बिल्कुल दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा आता है। इसका उत्तर मतलब ये तीनों कथन सही बोला गया है, एकमात्र गलत कथन कौन सा है, बी नंबर का है। और यहाँ पे नहीं के बारे में बोला गया है, जो नहीं पालन करता है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर का। निम्न में से एक कमजोर बल है, निम्न में से एक कमजोर बल है, क्या है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल है, गति बल, द्रव्यमान, द्रव्यमान तो हमारा एक बल है ही नहीं दोस्तों, द्रव्यमान बल नहीं है, गति बल, गति बल भी नहीं उत्तर होगा। इसका उत्तर हमारा क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर क्यों कह सकते हैं, क्योंकि अगर गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर नहीं होता तो ये अगर हम उछलते हैं तो उछल नहीं पाते हैं, ये हमको पकड़ के रखता है, इस ऊपर या नीचे जाने नहीं देता, फिक्स कर देता, तो ये हमारा गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है, हमने शुरू में क्या देखा दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है, देखिए यूनिट से हम पहले चेक कर सकते हैं दोस्तों। देखिए ये सेकंड, ये एस क्या है, एस हमारा यूनिट में नहीं था, और देखिए दोस्तों ये हमारा क्या होता है, माइनस में होता है, ऊपर में अगर ये बट्टा में है तो ये हो सकता है, नहीं इसमें तो न्यूटन हमारा है ही नहीं दोस्तों। लेकिन हमारा क्या होता है, फॉर्मूला न्यूटन लॉ होता है, न्यूटन, ये दोनों में से न्यूटन नहीं है तो ये कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन मीटर। हाँ दोस्तों ये हमारा हो सकता है ये, तो हमारा डी नंबर का जो होगा सही उत्तर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो यूनिट हमारा क्या होता है, यूनिट जो हमारा है न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर में हमारा ऑप्शन सही दिया गया है। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता। जी दोस्तों हम क्या जानते हैं, जैसे कि दो वस्तु के बारे में हमने क्या पढ़ा कि दो वस्तु, जैसे कि दो वस्तु या दो पिंड है, इसका m1 है या m2 है, और इसकी बीच की दूरी को हम r मान लेते हैं। तो देखिए उनकी बीच की दूरी पर निर्भर करता है, ये डिस्टेंस है दोस्तों, तो ये
इन दोनों के बीच की दूरी आर स्क्वायर होता है, तो फोर्स हमारा क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है, मतलब ये दूरी क्या करता है हमारा, निर्भर कर रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल क्या है, सही है। उनके द्रव्यमानों के गुणनफल, देखिए दोस्तों m1 और m2 के गुना से हमारा गुणनफल के फोर्स पर निर्भर कर रहा है, तो ये भी सही है। गुरुत्वाकर्षण इस तरह स्थिरांक तो जी है दोस्तों ये, तो जी भी हमारा क्या होता है, निर्भर करता है। तो द्रव्यमानों के, उनके द्रव्यमानों के योग, बिल्कुल नहीं दोस्तों, हम द्रव्यमानों के गुणनफल उस पर निर्भर करता है, योग हम इसमें करते ही नहीं है। तो इसका उत्तर हमारा डी नंबर का हो जाएगा, जो गलत है। तो इसका उत्तर क्या होगा, डी नंबर का। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दो गुना कर दिया जाता है तो दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है दोस्तों, तो न्यूमेरिकल को हम देखते हैं क्या बोला गया है। पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं दोस्तों। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 आर स्क्वायर। अब इसमें क्या बोला गया है, उनके बीच की दूरी को यदि दो गुना कर दिया जाए। पहले दूरी हमारा कितना था दोस्तों, r था, लेकिन दूरी को अब कितना कर दिया गया है, 2r कर दिया गया है, मतलब दुगुना। दुगुना मतलब क्या, 2 से गुना कर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे इसमें, जी m1 फॉर्मूला को बाकी का जैसे तैसे रहने देंगे, बल्कि r की जगह पर हम क्या करेंगे, 2r रखेंगे और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। फिर स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, जी m1 m2 और यहाँ पे क्या आएगा 4r स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स बराबर ये 1/4 हमारा सिर्फ बाहर चला जाएगा, क्या होगा 4 बटा बाहर चला जाएगा। अब m1 m2 आर स्क्वायर और यहाँ पे ये जी रहेगा, और ये जो है दोस्तों हमारा क्या होगा, ये पूरा का मान क्या होगा, ये पूरा का मान हमारा f दिया गया है। f मतलब f का जो है क्या होगा, 1/4 गुना हो जाएगा। 4 गुना मतलब 4 के गुणन में कम होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बट्टा में आता है तो कम होता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, डी नंबर का। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो डैश के वर्ग के विपरीत अनुपातिक है। देखिए दोस्तों, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, पिंड हम कह सकते हैं इसको m1 m2 दो पिंड है। तो इसके बीच में जो दूरी है वो क्या होता है, दूरी होता है, उसको हम r मानते हैं। तो क्या बोला गया है, वर्ग के विपरीत अनुपातिक। तो हमारा जो निर्भर करता है वो बल किस पर निर्भर करता है, m1 इंटू एम किस पर निर्भर करता है, और ये व्युत्क्रमानुपात, ये f जो है m1 इंटू m1 के अनुपातिक है, और ये विपरीत अनुपातिक है या व्युत्क्रमानुपातिक है। तो ये डिस्टेंस के स्क्वायर है, तो दूरी के अनुपातिक है, मतलब उनके मध्य जो दूरी है उनके बीच के अनुपातिक वर्ग बोला गया था, वर्ग के अनुपातिक विपरीत अनुपातिक है उनकी। तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ऊर्जा बिल्कुल नहीं, उनके द्रव्यमान का स्क्वायर करते हैं बिल्कुल नहीं, उनके वेग का बिल्कुल नहीं, तो उनकी मध्य की दूरी है उनके वर्ग के विपरीत अनुपातिक होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर का उत्तर हो जाएगा। दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा। देखिए दोस्तों, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जी m1 m2 और ये आर स्क्वायर। अब क्या होगा दोस्तों, इसमें से इन दोनों में से एक, जैसे कि मान लेते हैं m1 का मास क्या हुआ, 2 गुना हो गया, मतलब 2m1 हो गया, क्या हो गया 2m1। तब क्या होगा दोस्तों, तो ये जी m1 की जगह पर क्या रखेंगे 2m1 इंटू m2 और ये आर स्क्वायर। अब f इक्वल टू जो होगा दोस्तों, ये 2 हमारा एक्स्ट्रा है, तो 2 को हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, यानी कि जी m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर। और दोस्तों, और इस पूरा का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम यहाँ देखिए इसके बराबर पूरा f है, मतलब यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं 2f, मतलब जो फोर्स पर या गुरुत्वाकर्षण बल पर जो प्रभाव पड़ेगा वो क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना। तो इसका उत्तर 670 का ए नंबर का होगा। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो डैश के समानुपातिक। समानुपातिक क्या होता है दोस्तों, उनके द्रव्यमान के गुना के। दो चीज होता है दोस्तों, पहला उनके द्रव्यमान के गुना के समानुपातिक होता है, और दूसरा उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपातिक होता है। इसमें से दोनों ऑप्शन में जो होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। उनके ऊंचाई के गुणांक के बिल्कुल नहीं, उनके आयतनों के गुणक बिल्कुल नहीं, उनके द्रव्यमान के गुणक, तो ये हमारा उत्तर होगा। ऊर्जा के गुणक बिल्कुल नहीं, तो सी नंबर का हमारा ऊपर उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये
यहाँ पे दर्शाया गया है, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान की यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा। देखिए दोस्तों, दो वस्तु है दोस्तों, हमारा दो वस्तु है, क्या है, M1 है। तो M1 को क्या कर दिया गया, 3M1 कर दिया गया, और जो M2 था उसको भी 3M2 कर दिया गया, मतलब दोनों को तिगुना कर दिया गया है। और जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस को डिस्टेंस से रहने दिया गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, F=G M1 M2 R²। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, F=G बराबर हम कितना है, जी का वैल्यू नहीं दिया गया, जी का हमारा कांस्टेंट टर्म है तो जी को रहने देते हैं। जी का वैल्यू हम जानते हैं दोस्तों, क्या होता है 6.67 10⁻⁻11 होता है। लेकिन यहाँ पे हमको कांस्टेंट टर्म है, इसको लिखना नहीं दोस्तों, डायरेक्ट हमको सिर्फ शो करना है कि कौन कितना गुना हो जाएगा। तो M1 को क्या लिखेंगे, 3M1, और M2 को क्या लिखेंगे, 3M2, और इसका R², मतलब 3×3 = 9। तो जी यानी कि 3×3 = 9 M1 M2/R²। तो FG ये 9 को क्या करेंगे दोस्तों, बाहर करेंगे, 3G M1 M2R²। तो क्या तरह गुना हो जाएगा, ये हमारा 9 एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब जो 9 एक्स्ट्रा आ रहा है वो फोर्स का कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। कितना गुना, 9 गुना, बल 9 गुना होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। निम्न में से कौन से कथन असत्य है, जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होता है। दोस्तों जी हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और जी जब हमारा हम जानते हैं कि कांस्टेंट टर्म है, तो जी का मान दोस्तों कहीं बदलने वाला नहीं है। जी का मान कहीं नहीं बदलने वाला है, वो हर जगह क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 kg वाले दो द्रव्यमानों के केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल इतना न्यूटन है। देखिए दोस्तों, इसको अगर हम बनाना चाहें तो किस तरह से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए हमारा गुरुत्वाकर्षण का फोर्स हमारा क्या होगा, तो जी का वैल्यू कितना है दोस्तों, जी का वैल्यू हम क्या जानते हैं, 6.67 × 10⁻⁻11 है। अब गुना M1 दोनों का मास कितना होगा, 2 kg, यानी कि 2 kg दोनों का हो जाएगा। और ये R², तो R² क्या गया, दूरी 1 दिया गया, मतलब R की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर लिखेंगे, 1 का स्क्वायर यानी 2 दूना 4। इसको सिर्फ क्या करना है, 4 से गुना कर देंगे, 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4×7 = 28, 4×6 = 24, 24 और 2 26, बाकी हाथ 2, फिर 4×4 = 24 और 2 26, मतलब 26.10⁻⁻11 न्यूटन जो बल आएगा हमारा, ये बल हमारा निकलेगा दोस्तों। तो ये सिर्फ हमारा किस में होगा, न्यूटन में ही होगा। तो इसका ये भी हमारा ऑप्शन क्या दिया गया है, बी नंबर का, बी वाला भी हमारा सही दिया गया है। बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि हमने क्या जानते हैं हम, एफ जो है वो R² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये भी सही है। दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के आधा, बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर। लेकिन डी किस में है, सी नंबर पे, तो इसका उत्तर हमारा सही सी नंबर पे हो जाएगा। जो गलत कथन दिया गया है वो डी नंबर का है, डी नंबर किस पे है, सी पे है, तो सी नंबर उत्तर हो जाएगा हमारा। देखिए दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु उसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तु का द्रव्यमान बहुत अधिक, जैसे कि ग्रहों में, नहीं होता है। 4 गलत, केवल 2 गलत, केवल 1। देखिए दोस्तों, हम कोई भी वस्तु की बात करें, अगर हम कोई भी वस्तु की बात करें तो वो ग्रह ही नहीं, पिंड ही नहीं, बल्कि हर एक वस्तु के बीच में क्या लगता है, हर एक वस्तु, जितने भी वस्तु है उनके बीच भी एक दूसरे में क्या लगता है, घर्षण बल, मतलब ये गुरुत्वाकर्षण बल लगता है दोस्तों, जो एक दूसरे को आकर्षित करता है। इसी प्रकार हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ते हैं दोस्तों, कि जो दो चार्ज होता है, Q1 चार्ज होता है, एक Q2 चार्ज होता है, वो एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो दो वस्तु जो होता है वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्रत्येक हर एक वस्तु, दो ही नहीं दोस्तों, हर एक वस्तु। अगर यहाँ पे भी कोई वस्तु होगा तो ये भी एक दूसरे को आकर्षित करेगा, यहाँ पे भी कोई वस्तु है तो ये भी एक दूसरे को आकर्षित करेगा, अगर यहाँ पे भी तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो ये प्रत्येक हर एक वस्तु में लागू होता है। तो बी नंबर का हमारा जो हो जाएगा उत्तर दोस्तों।
किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है, भार कहते हैं दोस्तों। जैसे कि किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल, ये एम है, ये द्रव्यमान है, इसमें हम अगर जी से, ये हमारा क्या है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, और इस पर अगर मल्टीप्लाई हो जाता है तो वही हमारा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण भार होता है, वही हमारा क्या होता है, एम जी। तो ये गुरुत्वाकर्षण भार हमारा होता है, तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा। जिससे हम क्या जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। देखिए दोस्तों, हम हाइट की बात करें, अगर गुरुत्वाकर्षण हमारा किस पर लगता है, पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है तो ऊंचाई पर लगता है। तो यहाँ पे हमारा ऊर्जा की, यहाँ पे क्या पता किया गया, कार्य। तो कार्य हमारा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो कार्य के रूप में किया जाता है। तो ये क्या होता है, एम जी एच होता है, एम जी एच होता है। यहाँ पे अगर होगा वो, उसका ऊर्जा क्या होगा, अलग ऊर्जा होगा, अलग कार्य होगा, यहाँ पे अलग कार्य होगा। मतलब ये हाइट पर डिपेंड कर रहा है, और हाइट पर डिपेंड कर रहा है तो ये वेग पर भी डिपेंड करेगा। आरंभिक वस्तु मतलब ये देखिए हमारा क्या है, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की बात कर रहा है। तो ऊर्ध्वाधर की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा ज़्यादा कार्य किया जा रहा है, इस जगह पर ज़्यादा कार्य किया जा रहा है, और इस जगह पर क्या कार्य किया जा रहा है, कम कार्य किया जा रहा है। तो हमारा ये क्या डिपेंड करता है, वस्तुओं की आरंभिक और अंतिम वस्तुओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है कि कितना कार्य किया जा रहा है। तो इसका उत्तर हमारा ए नंबर हो जाएगा। वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन के अंतर पर, बिल्कुल नहीं दोस्तों। वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन के अंतर पर, बिल्कुल नहीं। वस्तु की क्षैतिज अवस्थाओं में अंतर, तो ए नंबर का हमारा क्या होगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। सर्वा सर्वात्रिक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज डैश ने की थी। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जी का खोज डैश, जो जी है किसने किया था, हेनरी क्वेंडिस ने खोज किया था। किसने किया था, हेनरी क्वेंडिस ने खोज किया है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दोस्तों डैश पर लागू होता है, सूर्य और ग्रहों पर लागू होता है, बिल्कुल लागू होता है दोस्तों। पृथ्वी और सूर्य पर लागू होता है, बिल्कुल लागू होता है दोस्तों। पृथ्वी और चंद्रमा पर लागू होता है, बिल्कुल लागू होता है दोस्तों। वस्तुओं के किसी भी युग्म पर, बिल्कुल दोस्तों। देखिए दोस्तों, इन सब में लागू होता है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर हमारा डी नंबर का होगा, क्योंकि वस्तुओं के किसी भी युग्म पर, युग्म मतलब क्या, जोड़ा, किसी भी वस्तुओं के जोड़ा में हमारा ये, हर एक वस्तु के जोड़ा में ये बल जो लगता है दोस्तों, हर एक वस्तुओं में लगता है। जो ये एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू जो लगता है दोस्तों, वो हर एक वस्तु के जोड़े पर लगता है, हर एक वस्तुओं के जोड़े पर ये हमारा बल कार्य करता है। जिसका उत्तर हमारा डी नंबर का, सब सही बोला गया, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर है वो डी नंबर का है, क्योंकि ये इन सभी को इसके अंदर शामिल कर लिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम करके देखते हैं। हम क्या जानते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू होता है बेटा आर स्क्वायर होता है। अब ये इसी को दोस्तों हम क्या मान लेते हैं, ये आर स्क्वायर हो गया। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें ये टू की जगह पर घात क्या बोला, एन घात करेंगे, टू की जगह पर क्या करेंगे, एन का घात करेंगे, एम टू। और आर का क्या लिखेंगे, हम एन लिखेंगे। और इस एफ बराबर हमारा क्या होता है दोस्तों, एफ बराबर जो हमारा क्या होता है, एम ए होता है। एम ए फॉर्मूला हम जानते हैं, एफ बराबर एम ए। तो जी एम वन इंटू एम एम टू बाय क्या लिख सकते हैं हम इसको, आर एन लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें से ये एम जो है एक, हम जिस वस्तु की बात कर रहे हैं, अगर हम जिस वस्तु द्वारा क्या कर चक्कर लगाया जा रहा है, तो उस वस्तु का फोर्स होगा या उस वस्तु का बल होगा। तो उसमें से एक एम वन इस एम के क्या होगा, बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। तो उसमें से एक एम हमारा क्या होगा, कट जाएगा, और एक एम हमारा कट जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू जी एम आर एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो जी एम आर। अब देखिए दोस्तों, ये जो ए होता है एक्सेलेरेशन हमारा, ये ए इक्वल टू क्या होता है, ए बराबर हम क्या चाहते हैं, वी स्क्वायर बट्टा आर होता है। ए स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर बटा आर, ये लीनियर एक्सेलेरेशन होता है दोस्तों, लीनियर एक्सेलेरेशन, ये लीनियर सर्कुलर एक्सेलेरेशन होता है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, हम एक जगह पर वी स्क्वायर बट्टा आर लिखेंगे, बराबर जी एम बट्टा आर एन लिखेंगे। अब इस आर को बराबर के उस पार ले जाते हैं दोस्तों। अब इस आर को क्या करेंगे, उस पार ले जाएंगे, और उस पार ले जाएंगे तो क्या होगा, मतलब गुना में चला जाएगा, ये जी एम, ये नीचे में तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और गुना हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, आर एन। अब जब इस आर को नीचे आर के साथ हम ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, जी एम आर। हम क्या जानते हैं दोस्तों, एक फॉर्मूला हम जानते हैं, ए की पावर एम
बट्टा ए के पावर एन। जब इस पावर को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो पावर क्या होता है, घट जाता है, भागा में तो पावर घट जाता है, तो ये लिखेंगे। अब इस आर को हम नीचे ले आए अगर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन माइनस वन लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे कि देखते हैं इस यहाँ पे आर माइनस क्यों लिखेंगे दोस्तों, जैसे आर के पावर एन, तो ये नीचे ले आए तो आर के माइनस वन हो जाएगा ये, क्योंकि ऊपर से नीचे आए माइनस वन। अब जब दो गुना होता है ए के पावर एम गुना ए के पावर एन, तो ए के पावर एम प्लस एन, ये पावर हमारा क्या होता है, जुड़ जाता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे हम आर के एन माइनस वन ये हमारा जुड़ के यहाँ पे ये लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब भी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, भी बराबर हम डायरेक्ट इसको रूट अंडर जी एम आर के पावर एन माइनस वन लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम रूट को हटाएंगे दोस्तों, तो सिर्फ अब दोनों पे क्या करते हैं दोस्तों, रूट लगा देते हैं, जी अलग अलग से रूट कर देंगे आर के पावर एन माइनस वन। अब इसी को हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, रूट के जी के पावर एम रूट अंडर जी एम बटा ये, इसको रूट को हटाने का, रूट का मतलब क्या दोस्तों, रूट मतलब होता है वन बटा टू, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर एन माइनस वन बटा टू। तो भी बराबर हमारा जो आगे कितना आया, रूट बट्टा जो होगा पावर में होगा, किस में होगा दोस्तों, ये पावर में बट्टा टू होगा, जी एम। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, ये भी बराबर इतना हो गया। अब देखिए दोस्तों, ग्रह का आवर्त काल होता है वो टाइम बराबर हमारा क्या होता है, ग्रह का आवर्त काल या टाइम बराबर जो होता है दोस्तों, कितना होता है, टू पाई, क्या होता है, टू पाई आर बट्टा भी होता है। अब हम भी की जगह पर यहाँ पे क्या रखेंगे दोस्तों, भी की जगह पर हम रखेंगे टू पाई आर बट्टा भी का मान कितना आया है, देखिए भी का वैल्यू हमारा कितना आया, इतना। अब इसको हम क्या रख देंगे, रूट अंडर जी एम, और ये नीचे में तो इसको ऊपर ले जाते हैं, आर की पावर एन माइनस वन बट्टा टू। अब देखिए दोस्तों, टी बराबर हम क्या लिख सकते हैं इसको, टू पाई आर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आर है, अब ये भी आर क्या है, इसके बीच में गुणक चिन्ह हो जाएगा, यानी कि टू पाई आर टू पाई बट्टा रूट अंडर जी एम। अब ये आर यहाँ पे देखिए दोस्तों, आर यहाँ पे है, एक आर ये है, और यहाँ पे आर एन माइनस वन बट्टा टू। अब इस आर से इस आर क्या होगा, जुड़ जाएगा मेरा, मतलब यहाँ पे एन माइनस वन बट्टा टू प्लस इस एक पावर इसका वन है, तो ये वन जुड़ेगा, मतलब गुना में है दोनों, तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाएगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको भी इनका जोड़ करेंगे तो एन प्लस वन बटा टू आ जाएगा। तो इसके पूरा जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी पूरी जगह पर हम डायरेक्ट हम लिख सकते हैं अब टी इक्वल टू टू पाई रूट अंडर जी एम, और ये आर एन प्लस वन बट्टा टू। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा जो होगा वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब टाइम का क्या बोला है, कालावधि का समानुपाती। तो हमारा यहाँ पे समानुपाती कितना आया, एन प्लस वन बट्टा टू के समानुपाती आ रहा है, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। ये क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है गुरुजी दोस्तों, ये तो 12 नीट का क्वेश्चन है, इतना नहीं पूछना चाहिए, 10th का लेवल है और पूछ रहा है कितना हाई लेवल का। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर भी। निम्नलिखित में से कौन सा एक से कथन गलत है, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी का जी के मान के क्या होता है, बराबर होता है। कौन सा कथन गलत है, देखिए दोस्तों, जी हमारा क्या है, यूनिवर्सल गैस, मतलब यूनिवर्सल गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट है, या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट है। तो ये हमारा हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब ये बोला गया क्या, सही बोला गया है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पीछे हमने क्या करके देखा अभी, ये हमने क्या करके देखा कि द्रव्यमान ये जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू टू बट्टा वन का स्क्वायर, जिसको गुना करते हैं ये आता है, मतलब ये भी बी ऑप्शन भी हमारा क्या है, सही है। बल दो वस्तुओं के बीच के
दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये भी सही है। तो सी नंबर का हमारा क्या है, गलत कथन बोला गया, तो इसका उत्तर हमारा सी नंबर का होगा। और सी नंबर किस में है, सिर्फ सी नंबर का सी में है, तो 688 का क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए दोस्तों, दो कणों की बीच की दूरी बढ़ जाती है, जैसे देखिए एक वस्तु यहाँ पे है, एक वस्तु यहाँ पे, इसके बीच की दूरी मान लेते हैं दोस्तों कितना है, 4 है। कितना है, 4 है। जब 4 है तो बल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारा, बल पर हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा, ये 4 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। लेकिन अब यही दूरी को मान लेते हैं कि हम 16 कर दिए, कितना कर दिए, 16 कर दिए, या 5 कर दिए, 5 कर दिए दोस्तों, 5 कर दिए। और 5 कर दिए, 5 कर दिए तो क्या होगा, तो फिर वही रहेगा Gm1 M2, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25, मतलब 25। तो ये 25 हो गया दोस्तों। और ये नीचे बट्टा में है, तो बट्टा में अगर अगर बल हमारा मान लेते हैं कि 16 है, और 16 से भाग करेंगे कितना होगा, ये 16 से, ये पूरा का मान मतलब कितना आ रहा है, 16 के बराबर आ रहा है। तो अगर 16 को भाग करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन जब इसी 16 को अगर हम 25 से भाग, 25 ये इतना आया है, तो 25 से अगर भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, मान घट जाएगा। मान क्या होगा, घट जाएगा। तो घट जाएगा तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, बी नंबर का होगा। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तन किए बिना उसके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। देखिए दोस्तों, अब क्या बोला गया है कि हम द्रव्यमान को दोनों को आधा कर देते हैं, दोनों वस्तु के द्रव्यमान को क्या करते हैं, आधा कर देते हैं। मतलब m1 बराबर m1/2 और m2 बराबर m2/2 लेंगे, तो बल पर हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जी m1/2 करेंगे, और ये m2/2, और ये आर स्क्वायर तो होगा ही, मतलब कितना हो जाएगा फिर Gm1 M2, और ये 4r², 4r², मतलब 1/4 हो जाएगा, 1/4। तो ये हमारा किस 1/4 मतलब फोर्स का कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हमारा डी नंबर का होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है यह डैश के कारण होता है, ये किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है दोस्तों, हम सभी जानते हैं ये। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है, वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है। बिल्कुल दोस्तों, पृथ्वी से हमें बांधता है तो ये गुरुत्वाकर्षण का बल हमें संबंधित है। पृथ्वी की चारों ओर चंद्रमा की गति, ये भी सही है दोस्तों, क्योंकि अगर गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के बीच नहीं लगता तो ये घूमता ही नहीं। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा आता है, बिल्कुल सही दोस्तों, चंद्रमा और सूर्य के कारण ही हमारा क्या आता है, ज्वार भाटा आता है। चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, गलत दोस्तों, क्या पृथ्वी चंद्रमा की गति करता है, नहीं, चंद्रमा पृथ्वी की गति करता है। ये उत्तर हमारा गलत है, यानी कि सही उत्तर हमारा डी है, लेकिन कथन गलत है। पृथ्वी की सतह से m kg के एक उपग्रह को 2r की ऊंचाई पर एक गोलाकार कक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी, पृथ्वी की त्रिज्या r है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी अगर देखा जाए तो ये ग्रुप डी लेवल का नहीं, नीट लेवल का है, लेकिन ये रेलवे ने हद पार कर दिया है, इतना हाई लेवल का कौन क्वेश्चन पूछता है। फिर भी देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जिससे कि ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, और जिसकी त्रिज्या क्या बोला गया है, ये त्रिज्या आर, पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, आर है। लेकिन दोस्तों, ये पृथ्वी से एक सैटेलाइट ऊपर भेजा जाता है, क्या किया जाता है, सैटेलाइट को ऊपर भेजा जाता है। और सैटेलाइट को अगर ऊपर भेजा जाएगा तो यहाँ पे सैटेलाइट को भेजने के लिए हमें कितनी ऊर्जा, मतलब कितनी ऊर्जा देना पड़ेगा। यहाँ पे इसकी लंबाई कितना है टोटल, पृथ्वी से यहाँ से कितना लंबाई, ये 2r है, यहाँ से यहाँ 2r, अरे की r, मतलब ये टोटल लंबाई जो है हमारा, टोटल लंबाई अगर इसको h मानते तो कितना हो जाएगा, 3r हो जाएगा। टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, 3r हो जाएगा। तो इस सैटेलाइट को हमको इसके ऑर्बिटल पे या कक्ष पे स्थापित करने के लिए कितना एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसको पृथ्वी से भेजने के लिए। तो देखते हैं दोस्तों,
जो देखते हैं क्या क्या और दिया गया है, जिसका जैसे सैटेलाइट का द्रव्यमान कितना है, mkg दिया गया है, और कुछ दिया गया है नहीं दिया गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे ये स्थापित होगा तो इसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसमें क्या होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो जो हमारा किसके बराबर होता है, Gm_m_r के बराबर होता है। और इसमें यहाँ पे जब जाएगा दोस्तों तो ये इतना एनर्जी इसका स्थापित हो जाएगा ऊपर में पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे हमारा जो कितना हो, किस काइनेटिक एनर्जी हमको लगेगा इसको भेजने के लिए, तो जो काइनेटिक एनर्जी लगेगा वो कितना काइनेटिक एनर्जी लगेगा, कितना काइनेटिक एनर्जी लगेगा हमको, कितना काइनेटिक एनर्जी लगेगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो हमको लगेगा दोस्तों, वो हमें निकालना है कि कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और मैकेनिकल एनर्जी के हिसाब से क्या जानते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा होता है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो जो मैकेनिकल एनर्जी हमारा होगा वो कितना होगा, Gm_m बट्टा क्या होगा दोस्तों, ये हाइट पर है, ये कितना हाइट पर है, ये r हाइट है, और यहाँ से ये टोटल हाइट h है, यानी कितना हो जाएगा, ये r प्लस h टोटल हाइट, मतलब ये r और ये h, इसको क्या मान लेते हैं हम, 2 इंटू r प्लस h, ये हमारा फॉर्मूला आता है दोस्तों। अब देखिए, इसको अगर हम डायरेक्ट h की जगह पर क्या रखेंगे, 3r रख देंगे। तो h की जगह पर अगर हम 3r, h की जगह पर अगर हम 3r रख देते हैं, h की जगह पर क्या रखेंगे, 3r, तो 3r रख देते हैं तो कितना होगा, माइनस Gm_m बट्टा यहाँ पे 2r और यहाँ पे 3 3 दूना 6, नहीं दोस्तों, h बराबर यहाँ पे 2r होगा, सॉरी, क्योंकि ये हाइट यहाँ से यहाँ तक है ना, तो ये h यहाँ पे 2r होगा। तो h बराबर कितना रखेंगे, 2r, तो 2 और क्या कितना होगा, 3r, 2r अगर यहाँ पे h बराबर हम रख देंगे 2r, तो 2r और एक और ये 3r, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6r यहाँ पे हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 6r हो जाएगा। तो जो मैकेनिकल एनर्जी होगा कितना होगा हमारा, 6r होगा इतना। अब क्या बोला गया दोस्तों, इसमें कित न्यूनतम ऊर्जा पूछा गया है। तो जो हमारा, हम क्या जानते हैं, जो एनर्जी होता है हमारा हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। एनर्जी हमारा क्या होता है दोस्तों, जब एनर्जी हमारा कंजर्व होता है दोस्तों, तो जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी की जोड़ के बराबर मैकेनिकल एनर्जी हमारा होता है, हम यही जानते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमको यहाँ पे निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हमको क्या दिया गया, हमारा पोटेंशियल एनर्जी हम बराबर हमारा कितना दिया गया, इतना ये दिया गया है। तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस Gm_m बट्टा r बराबर मैकेनिकल एनर्जी बराबर हमारा कितना आया है, इतना आया है। तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस Gm_m बट्टा 6r। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा बराबर किस पार है, अब बराबर के उस पार ले जाते हैं तो हमारा क्या बच जाएगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस Gm_m बट्टा 6r, ये r है दोस्तों 6r, और ये माइनस है तो बराबर के उस पर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा Gm_m_r। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या कॉमन निकलेगा, ये पूरा Gm_m, और यहाँ पे भी पूरा Gm_m, और ये r कॉमन निकल जाएगा। मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, ये पूरा टर्म को कॉमन ले लेते हैं, Gm_m बट्टा r। अब यहाँ पे क्या बच गया, -1/6 प्लस 1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये भिन्न का जोड़ हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5/6 आएगा। सॉल्व करके देख लीजिए दोस्तों, Gm_m बट्टा r, Gm_m बट्टा r, यानी कि ये, और ये 5/6 हमारा आया। और देखिए दोस्तों, ये जो हमारा होता है Gm_m, सॉरी दोस्तों, G और एक कैपिटल M और R बराबर, ये हमारा G बराबर जो गुरुत्वाकर्षण एक्सीलरेशन होता है, ये मालूम होना चाहिए। तो G बराबर इतना होता था। अब इसके जगह पर हम क्या रख देंगे, पूरा G रख देंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या देखिए, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी बराबर अब कितना आ गया है, अब हमारा काइनेटिक एनर्जी बराबर ये 5/6 को हम आगे लिख सकते हैं, और ये G कैपिटल M और ये स्मॉल m बटा ये R इतना आया। अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ऊपर में भी R से और नीचे में भी R से गुना करेंगे, क्योंकि हमारा जो टर्म दिया गया है
वो एम जी आर के टर्म में ऑप्शन है, देखिए हर में एम जी आर के टर्म में है, तो एम जी आर में लाने के लिए हम आर से गुना करेंगे, और आर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये काइनेटिक एनर्जी बराबर फिर हमारा कितना होगा, 5/6 जी एम बट्टा आर स्क्वायर, नहीं हाँ आर स्क्वायर, और ये ऊपर क्या बचेगा दोस्तों, एम आर। अब देखिए दोस्तों ये टर्म जो हमारा है यहाँ पे आर स्क्वायर होगा दोस्तों, ये इतना जी एम आर स्क्वायर बराबर जी होता है, तो इस यहाँ पे जो हमारा ये इसके जगह पर क्या करेंगे, इसके जगह पर हम क्या रख देंगे, क्योंकि यहाँ जी बराबर हमारा इतना होता है, तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारा लगने वाला है वो 5/6, और जी एम की जगह पर जी, और ये एम को यहाँ पे आगे पहले दिया गया, पहले लिख देते हैं एम, इसकी जगह पर पूरा जी, इसकी जगह पर जी, और ये आर। तो ये हमारा मतलब जो काइनेटिक एनर्जी की हमको जरूरत होगा, इसको यहाँ इस सैटेलाइट को ऊपर स्थापित करने के लिए इतना काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है, तो जो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। जो भार हमारा किस पर निर्भर करता है, हाइट पर निर्भर करता है। अगर हम देखिए दोस्तों क्या बोला गया, वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ध्रुव हमारा क्या है, जो ऊपर यहाँ पे होगा वो हाइट होगा, ये हमारा क्या है, ध्रुव है, और ये हमारा क्या है, विषुवत रेखा होगा, ये हमारा क्या है, विषुवत रेखा है, और यहाँ पे ये हमारा क्या है, ध्रुव है। तो जो ध्रुव पर जो हमारा भार होता है वो अधिकतम होता है, बिल्कुल सही। पृथ्वी पर जो ध्रुव ध्रुव पर भार होता है दोस्तों, यहाँ पे अधिकतम होता है, क्योंकि हाइट यहाँ पे पृथ्वी के केंद्र से हाइट इसकी अधिक है, और ये इसके पैरेलल में है, तो यहाँ पे जो भार होगा वो कम होगा, क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो पहला ऑप्शन जो बोला गया दोस्तों बिल्कुल सही बोला गया। वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम, बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि हम पहला ऑप्शन में क्या देखा कि ध्रुवों पर हमारा अधिकतम भार होता है, तो फिर दूसरा नंबर गलत, तो यहाँ पर क्या बोला गया, गलत। तो यहाँ पे ऑप्शन ये हमारा पता चल जाता है दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होता है, बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि हाइट इसका क्या होता है, हाइट है ही नहीं, जीरो हो जाएगा, लेंथ जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाने के कारण हमारा क्या होगा, इसका जीरो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण भार। वस्तु वस्तु को अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर उसका भार कम हो जाता है, उसका भार कम हो जाता है, बिल्कुल सही दोस्तों। हम जितना ऊपर जाएंगे और जितना नीचे जाएंगे उतना ही हमारा भार कम होता है, हम ये सभी जानते हैं, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर का उत्तर हो जाएगा, तो 695 का बी हो जाएगा। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए दोस्तों हमारा फॉर्मूला देखिए कोई भी क्वेश्चन को अगर न्यूमेरिकल है दोस्तों, तो हम उसको फॉर्मूला लिखते ही हमें दिमाग में आ जाना चाहिए कि कैसे क्या करना है। जैसे एफ हमारा क्या बोला, फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म हमारा दिया गया वो क्या है, फोर्स है, फोर्स के बराबर मतलब फोर्स है ये पूरा का पूरा टर्म। तो इसमें हमारा द्रव्यमान को क्या किया गया, कुछ नहीं किया गया है, द्रव्यमान के बारे में कुछ बोला गया है, सिर्फ उसको क्या बोला गया कि जो डिस्टेंस है उसको 6 गुना कर दिया जाए, मतलब आर बराबर 6 आर करना है, आर बराबर 6 आर करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एफ बराबर हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जी का मान हम कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ हमको आर से हमको प्रभावित करना है, तो आर को 6 आर हो जाएगा, 6 आर का मतलब पूरा का स्क्वायर, मतलब जी M1 M2 6 6 36 आर का स्क्वायर, मतलब 1/, हमारा क्या आया, ये पूरा का पूरा का टर्म देखें दोस्तों, ये पूरा टर्म हमारा, ये पूरा टर्म हमारा क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस फोर्स बराबर जो है वही हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा हम क्या लिखेंगे, एफ लिख सकते हैं और बट्टा 36, तो एफ बट्टा 36 यानी कि 1/36 गुना होगा, तो 696 का उत्तर हमारा सी नंबर का हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 697 नंबर का, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं। देखिए भाई, देखिए दोस्तों स्थूल मतलब क्या होता है, स्थूल मतलब हमारा क्या होता है, स्थूल हमारा देखिए दोस्तों स्थूल मतलब रेस्ट, स्थूल मतलब क्या, रेस्ट मतलब दो वस्तु हमारा क्या रेस्ट में है, अगर ये दोनों वस्तु एक दूसरे के साथ है और दोनों रेस्ट में है, तो ये दोनों वस्तु एक दूसरे को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, तो इसमें आकर्षित कर रहा है मतलब इसमें इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है,
क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। क्या घर्षण बल लगेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रेस्ट में है तो घर्षण बल लगने की बात ही नहीं है। अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल किसको कहते हैं बोलते हैं दोस्तों? अभिकेंद्री बल जो केंद्र की ओर बल लगता है, केंद्र की ओर या सेंटर की ओर, जैसे कि ये वृत्त है, तो यहाँ पे कोई वस्तु अगर घूम रहा है तो इसका जो बल केंद्र की ओर लगेगा तो उसको हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्री बल कहते हैं। और जो केंद्र के बाहर की ओर लगता है तो उससे हम क्या बोलते हैं? अपकेंद्री बल कहते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है? गुरुत्वाकर्षण बल, तो इसका उत्तर हमारा गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। आंतरिक बल का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर का। कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है? कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों 698 का क्या? डी नंबर। हम क्या जानते हैं? सौरमंडल की बात कर रहे हैं। सौरमंडल मतलब कि एक, गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या है? गुरुत्वाकर्षण मतलब कि एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करना। तो एक दूसरे को अगर अपनी ओर आकर्षित कर रहा है तभी सौरमंडल के चारों या सूर्य के चारों ओर हमारा क्या कर रहा है? ये घूम रहा है, वरना ये नहीं घूमता। तो ये किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। और ये विद्युत स्थिति, ये विद्युत स्थिति क्या होता है दोस्तों? जब कोई चार्ज स्टैटिक कंडीशन में होता है तो इस विद्युत स्थिति लगता है। आंतरिक बल हम क्या जानते हैं? आंतरिक बल जो मैकेनिकल, जो गति बल होता है और पोटेंशियल बल होता है, वो दोनों के योग को आंतरिक बल कहते हैं। या मशीन द्वारा लगाए गए बल को कहते हैं हम प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता मतलब होता है इलास्टिसिटी दोस्तों। क्या होता है? इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। तो इसका उत्तर हमारा डी। निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह क्या है? जी नंबर ये जी दोस्तों, हम क्या जानते हैं? जो गुरुत्वा निरंतर या सार्वभौमिक जिसको बोलते हैं एफ जी, M1 M2 और ये आर का स्क्वायर, तो ये जी हमारा क्या दर्शाता है? गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह दर्शाता है। ये जी, ये दोस्तों ये जी गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह नहीं है, क्योंकि ये हमारा है गुरुत्वीय एक्सेलरेशन, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जी जो हमारा होता है, ये जी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह जो हमारा होता है वो जी नंबर का होता है। 699 का क्या हो जाएगा? बी नंबर का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाला त्वरण का मूल्य पर डैश पर निर्भर नहीं करता। देखिए दोस्तों, 7 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया कि ये किस पर निर्भर नहीं करता है? देखिए, गुरुत्वाकर्षण जी हमारा निर्भर करता है, बिल्कुल निर्भर करता है। नीचे गिरने वाली वस्तु पर एम पर निर्भर करता है, निर्भर करता है क्या दोस्तों? बिल्कुल नहीं निर्भर करेगा दोस्तों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है जी M1 M2 बट्टा आर स्क्वायर। तो ये द्रव्यमान जो दिया गया दोस्तों, ये हमारा वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है। और इस द्रव्यमान में हमारा क्या है? ये पृथ्वी के द्रव्यमान की बात किया गया, तो पृथ्वी का द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बिल्कुल निर्भर करता है। पृथ्वी का आर दोस्तों, ये आर है तो ये आर पर भी निर्भर करता है। तो ये द्रव्यमान जो दिया गया दोस्तों, ये वस्तु के आकर्षित करता है। अगर गिरता, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करता है तब ये बल लगता है। अगर ये गिरता है, ये क्या बोला है? गिरने वाली वस्तु, तब पृथ्वी पर अगर यहाँ पे गिर रहा है कोई वस्तु, तो एक दूसरे को ये आकर्षित कर रहा है। अगर इसमें ज्यादा बल होता तो ये दूसरे को प्रतिकर्षित, मतलब कि ये आकर्षित करता है लेकिन एक दूसरे के करीब नहीं आता, क्योंकि ये गिर रहा है। तो ये इसका द्रव्यमान नहीं निर्भर करेगा। तो इसका उत्तर हमारा बी नंबर का हो जाएगा। दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/f है, तो इन दो निकायों के बीच की दूरी क्या होगी? देखिए दोस्तों, अगर हमारा फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू जी M1 M2 बट्टा आर स्क्वायर। अगर फोर्स को हमारा क्या कर दिया गया है? 1/9 कर दिया गया है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं? पहला इक्वेशन नंबर हमारा ये 1 है। अब F के जगह पर हम क्या लेंगे? F/9 ले लिए, और क्या हो जाएगा? G M1 M2 बट्टा R2। तो हमारा क्या बोला गया है? डिस्टेंस क्या होगा? जब फोर्स लग रहा है दोस्तों, तो हमारा डिस्टेंस पे अगर नीचे आया है तो नीचे हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए दोस्तों, इसको हम आराम से कर सकते हैं। देखिए हमारा ये आर स्क्वायर, ये क्या है? आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है। अगर ये 9 हुआ है तो 9 हमारा किसका स्क्वायर है? 9 हमारा क्या? 3 का स्क्वायर है। हम क्या जानते हैं? 3 का स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर करने पर ही ये 9 आता है। क्योंकि स्क्वायर करने पर जो नीचे टर्म आया होगा, यहाँ पे टर्म हमारा क्या कुछ है? नहीं। तो हमारा अगर यहाँ पे ऊपर टर्म आता, तो ऊपर, अगर ऊपर यहाँ पे 9 आता, तो ये ऊपर हमारा टर्म किसके कारण आता? ये मास के कारण आता। जो ऊपर द्रव्यमान होता उसके कारण हमारे यहाँ पे 9 आता। लेकिन अगर नीचे आया है तो नीचे हमारा क्या है? डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस के कारण ही हमारे यहाँ 9 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3
9 है तो 9 का स्क्वायर मतलब 9 किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो 701 का ए नंबर हो जाएगा। या तो इसको हम और लंबा से बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये आसान तरीका है, इतना ही, उतना लंबा नहीं करना है हमको। अगर करना है तो इसको एक दूसरे इक्वेशन 1 मान के, इसको इक्वेशन 2 मान के इसको काटेंगे तब भी आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकता है। ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकता है, बिल्कुल रोकता है दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण के उदाहरण मतलब ये रोकता है, बिल्कुल रोकता है। यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। गुरुत्वाकर्षण ब्लैक होल से क्या संबंध रखता है दोस्तों, कुछ नहीं रखता है। क्या मतलब है गुरुत्वाकर्षण का? तारों को आपस में जोड़े रखता है, बिल्कुल दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण का बल ही क्या, तो एक दूसरे को आकर्षित करने का काम करता है, तभी एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। चांद का उसकी कक्षा में स्थित होना, बिल्कुल दोस्तों। अगर चांद का एक अपना गुरुत्वाकर्षण बल होगा और पृथ्वी का भी एक अपना गुरुत्वाकर्षण बल होगा, तो ये एक दूसरे को क्या करता है, ना दूर जाने देता है ना नजदीक जाने देता है। ये दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित, मतलब एक चुंबक, क्या जानते हैं चुंबक कैसा होता है दोस्तों? अगर चुंबक को दो सेम ध्रुव को अगर एक तरफ ले जाते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, नहीं दूर जाता है ना ही नजदीक आता है, वो एक दूसरे को खींचता है, एक दूसरे को मतलब कि हैंगिंग की तरह लटका के रखता है, वो आगे पीछे नहीं जाता है। उसी प्रकार चांद जो चंद्रमा है वो पृथ्वी को क्या करता है, आकर्षित करता है, और ये पृथ्वी भी चंद्रमा आकर्षित करता है, जिसके कारण ये क्या करता है, उसकी कक्षा में स्थापित होता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, बी नंबर, क्योंकि ब्लैक होल से कोई मतलब ही नहीं गुरुत्वाकर्षण का हमारा। किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, देखिए दोस्तों, प्रारंभिक वेग मतलब क्या बोला, यू, तो यू हमारा कितना दिया गया है, 25 मीटर पर सेकंड दिया गया है, वेग में फेंका जाता है। इसे उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, उच्चतम बिंदु, फाइनल वेलोसिटी। तो हमने लीनियर इक्वेशन में क्या पढ़ा था दोस्तों, अगर कोई गाड़ी रेस्ट से चलना स्टार्ट किया है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग हमारा 0 होता है, लेकिन जब कोई वस्तु जाके रुक जाता है तो अंतिम वेग या फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वस्तु अंत में उच्चतम बिंदु, तो एक एक निश्चित बिंदु तक जाने के बाद वो बॉल उससे ऊपर नहीं जाएगा, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तभी नहीं जाएगा, अगर वेलोसिटी होता तो और ऊपर जाता, मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जी बराबर हमारा कितना दिया गया, गुरुत्वाकर्षण एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या जानते हैं, लीनियर इक्वेशन हमारा क्या होता है, v बराबर यू प्लस ए टी होता है, यू प्लस ए टी होता है। ये लेकिन किसके लिए होता है, हॉरिजॉन्टल के लिए, या स्थैतिक गति जब होता है इसके हॉरिजॉन्टल के लिए होता है। लेकिन अगर इसी फॉर्मूला को अगर हम ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट में देखें या ऊर्ध्वाधर में देखें, तो यहाँ पे एक जगह पर सिर्फ जी हो जाएगा, बाकी ये ऊर्ध्वाधर के लिए होता है, ये ऊपर ऊपर के लिए डायरेक्शन के लिए। लेकिन दोस्तों अब हमारा देखते हैं क्या बोला है, अब हमारा v बराबर कितना है, 0। v बराबर कितना दिया गया है, v बराबर 0, और u बराबर हमारा कितना दिया गया है, 25, कितना दिया गया, 25 मीटर पर सेकंड दिया गया प्लस। लेकिन दोस्तों जी हमारा क्या हो रहा है, जी अगर हम ग्रेविटेशन ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं मतलब ग्रेविटी के क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट फेंक रहे हैं। अगर नीचे आता तो जी का मान हम देखिए दोस्तों, अगर नीचे आता है तो जी के मान हम प्लस में लेते हैं, और ऊपर फेंकते हैं तो जी के मान माइनस लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सलेशन के अकॉर्डिंग कोई भी वस्तु अपनी ओर पृथ्वी क्या करता है, आकर्षित करता है, तो आकर्षित करता है तो किसी वस्तु पे ज्यादा बल नहीं लगाता है। लेकिन अगर हम फेंक रहे हैं ऊपर तो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट फेंक रहे हैं, तो उसमें जी का मान जो लेंगे हम माइनस में लेंगे। तो जी का मान यहाँ पे हम क्या लेंगे, -10, क्या लेंगे, -10। तो हमको क्या निकालना है इसमें, टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम, टाइम निकालना है। तो टाइम हमारा कितना हो गया दोस्तों, अब देखिए अभी 25 बराबर किस पार, उस पार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -25, और यहाँ पे -10t। तो t बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा दोनों। अब ये 25/10, अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 सेकेंड। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2.5 सेकेंड। सॉरी दोस्तों, टाइपिंग मिस टाइपिंग हो गया, ऑप्शन लिखना भूल गया इसमें। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 2.5 सेकेंड होगा दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिएगा। तो 2.5 सेकेंड जो होगा वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? अपघटन, ऑक्सीकरण, गुरुत्वाकर्षण। देखिए दोस्तों, अपघटन जो होता है वो केमिस्ट्री से संबंधित होता है। अपघटन मतलब होता है टूटना, या ऑक्सीकरण मतलब होता है ऑक्सीडाइज होना, या हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है? पानी से मिक्स। हाइड्रो मतलब क्या होता है? पानी। तो हाइड्रोलिसिस मतलब पानी का कमी या पानी का बढ़ना, हाइड्रोलिसिस कहलाता है। तो इसका गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है हमारा, क्योंकि ये भौतिक राशि है एक। ये क्या है? भौतिक राशि हमारा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इतना ही क्वेश्चन था दोस्तों हमारा। इतने ही क्वेश्चन था। कल से कल हमारा गुरुत्व और गुरुत्व की अधीन गति चलने वाला है दोस्तों। तो आज का यही समाप्त होता है दोस्तों। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो या हेल्पफुल हो रहा हो तो, और जिससे हमें मोटिवेशन मिले दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों।